जब आपके हायर लेवल के पैकेट्स जो हैं वो इन एंड आउट हो रहे हों, उसके अलावा जो आरटीएस और सीटीएस, आरटीएस के थ्रेशोल्ड की जो वैल्यू थी उसके जो बड़े पैकेट हैं वो आरटीएस और सीटीएस भी इनकॉर्पोरेट करेंगे, उससे छोटे वाले पैकेट्स डायरेक्ट डेप्थ फॉर कंटेंशन विंडो के बाद डायरेक्ट अपना फ्रेम भिजवा दिया करेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसे पैकेट जो आपके थ्रेशोल्ड की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 बाइट है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे पैकेट जो 8 बाइट के वो तो जो ही उनको स्लॉट मिलेगी वो फौरन पैकेट ही भिजवा देंगे, ठीक है, फ्रेम में भिजवा देंगे। लेकिन ऐसे पैकेट जिनकी वैल्यू 12 या 15 बाइट है वो फिर क्या करेंगे, वो जो ही उनको मिलेगा मीडियम, वो पहले सीटीएस आरटीएस भिजवाएंगे, फिर उनको सीटीएस मिलेगा और देन फिर वो अपना फ्रेम 12 बाइट वाला भिजवाएंगे और देन फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी और देन फिर वो देखेंगे कि हमने नेटवर्क को छोड़ना है या इससे आगे भिजवाना है। और इसके अलावा एक और थ्रेशोल्ड होता है, वो है फ्रेगमेंटेशन थ्रेशोल्ड, ठीक है। जिस तरह उसके अंदर इथरनेट के अंदर वैल्यू होती है इसकी, जिससे ऊपर वो हो जाए तो वो फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह इसके अंदर भी एक वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड की, फ्रेगमेंटेशन थ्रेशोल्ड उसका नाम होता है। अमूमन ये और आरटीएस थ्रेशोल्ड दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब अपने वायरलेस राउटर की सेटिंग में जाके चेक करें तो वहाँ पे आरटीएस थ्रेशोल्ड और फ्रेगमेंटेशन थ्रेशोल्ड दोनों की वैल्यू अमूमन सेम होगी, ठीक है। लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो ऐसे तमाम पैकेट जिनका साइज आरटीएस थ्रेशोल्ड से बड़ा है वो सारे के सारे आरटीएस और सीटीएस मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे, और ऐसे तमाम पैकेट जिनका साइज फ्रेगमेंटेशन थ्रेशोल्ड से बड़ा है वो सारे के सारे फ्रेगमेंट होकर नेटवर्क के ऊपर ट्रांसमिट होंगे। और इसकी एरर रिकवरी कैसे की जाती है कि एरर डिटेक्शन उस स्टेशन की जिम्मेदारी होती है जो कि ट्रांसमिशन को स्टार्ट करता है, और मतलब उसकी अमूमन एक ही चांस होता है कि उसको जब तक एक्नॉलेजमेंट ना मिले तो उसका मतलब है कि वो एरर अकर हो गया और उसको रिसीविंग नहीं मिल रही, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो वो उस फ्रेम को रीट्रांसमिट या रीसेंडिंग करना शुरू कर देता है। और वही वाली बात लिखी है कि एरर मस्ट बी डिटेक्टेड बाय द सेंडिंग स्टेशन, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने एरर डिटेक्ट करना है। और फ्रेम लॉस ऑब्वियसली अगर आपकी पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से नहीं मिल रही तो सेंडर फ्रेम लॉस वाला अपने पास एरर इशू कर लेगा कि फ्रेम जो है वो मैंने भिजवाया है लेकिन सेंडर तक नहीं पहुंचा, या जो भी वजह है मुझे उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली, तो अपने रीट्राई काउंटर को इंक्रीमेंट कर देगा और फ्रेम को रीट्रांसमिट कर देगा। अच्छा, अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि अगर उसको कोई पैकेट नहीं मिलता तो क्या होगा कि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, मतलब रिसीवर को पैकेट रिसीव नहीं हुआ या रिसीव हो गया, उसने एक्नॉलेजमेंट भेजी है तो सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट नहीं पहुंची, दोनों सूरतों में वो ये करेगा कि फ्रेम को रीट्रांसमिट करेगा और अपने पास जो एरर काउंटर है उसको एक ऐड कर देगा उसके अंदर, ठीक है। तो ये जो एरर काउंटर है ये दो क्यूज या दो अलग अलग वेरिएबल्स में मैनेज हो रहे होते हैं। एक होता है शॉर्ट एरर काउंटर और एक होता है लॉन्ग एरर काउंटर, लॉन्ग रीट्राई काउंटर और शॉर्ट रीट्राई काउंटर। होता ये है कि जो भी आपके थ्रेशोल्ड से बड़े साइज के पैकेट होते हैं उनके लिए अलग से क्यू या अलग से रीट्राई काउंटर चल रहा होता है, और जो छोटे वाले होते हैं शॉर्ट रीट्राई काउंटर होते हैं वो उस थ्रेशोल्ड से छोटे वाले पैकेट्स के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं। इसकी दो वजूहत होती हैं, मतलब इसकी एक तो पहली बात वही वाली होती है कि आपको पता चल जाए कि आपका कितना ज़्यादा बार रीट्राई हो रही है, और दूसरी वजह ये होती है कि आपको ये भी पता चल जाता है अलग अलग क्यूज मैनेज करने से कि कौन सी टाइप के पैकेट ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, ठीक है। और उसकी बेस पे अगर आप उस पर मजीद थोड़ी सी एनालिसिस करें तो आपको पता चल सकता है लेटर ऑन कि जी मेरे लॉन्ग वाले जो पैकेट हैं वो ज़्यादा लॉस हो रहे होते हैं, तो मुझे थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा मजीद बढ़ा देना चाहिए या मजीद कम कर देना चाहिए। मतलब इसकी बेस के ऊपर कुछ आप लेटर ऑन अपने नेटवर्क की ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं कि आप इन रीट्राई काउंटर की मदद से डाटा कलेक्ट करें और देखें कि किस टाइप की ट्रांसमिशन के अंदर ज़्यादा एरर अकर हो रहे होते हैं, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से अपने थ्रेशोल्ड की वैल्यू को ऑप्टिमाइज कर लें ताकि आपके वो इशूज़ रिजॉल्व होना शुरू हो जाए। अच्छा, जब भी आपका सीटीएस, जब आप आरटीएस भिजवाते हैं और आपको सीटीएस फ्रेम मिल जाता है, ठीक है, तो आपका ये जो रीट्राई काउंटर है वो 0 हो जाता है, या आपके मैक के लेयर की एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाती है। लाइक आपने पैकेट भिजवाया, एक फ्रेम भिजवाया और उसकी आपको एक्नॉलेजमेंट मिल गई, उस सूरत में भी आपका ये जो शॉर्ट रीट्राई काउंटर है 0 हो जाता है।
और जब भी आपको ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट फ्रेम मिलता है किसी और नोड या किसी स्टेशन की तरफ से या एक्सेस पॉइंट की तरफ से, तब भी आपका रीट्राई काउंटर 0 हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका नेटवर्क बिल्कुल ठीक काम कर रहा है और अभी आपको इसके अंदर कोई एरर, कोई इशू, कोई रेज नहीं हो रहा, ठीक है। और लॉन्ग रीट्राई काउंटर 2 सूरतों में होता है। नंबर 1 तो ये कि मैक लेयर की एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, और दूसरी चीज ये कि ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट फ्रेम रिसीव हो जाए। इसमें आप देखें, इसमें वो पहला वाला जो पॉइंट है CTS और RTS वाला, ये मिसिंग है। अब CTS और RTS क्योंकि बिल्कुल छोटे से फ्रेम्स होते हैं, इस वजह से वो शॉर्ट वाले में हैंडल हो रहे होते हैं, ये लॉन्ग में आते ही नहीं है, ना कभी आ सकते हैं, क्योंकि हमेशा जो CTS और RTS का पैकेट होता है ये उस थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा छोटा होता है। वो जो आपका ये फ्रेगमेंटेशन वाला और वो जो दूसरा CTS RTS थ्रेशोल्ड होता है, ये उससे चूँकि कम होते हैं CTS और RTS के पैकेट के साइज, तो इसलिए ये इस कभी भी लॉन्ग रीट्राई काउंटर वाले उसमें टैकल नहीं हो रहे होते, यूज़ नहीं हो रहे होते। अच्छा, रीट्राई काउंट के साथ साथ जो फ्रेगमेंट्स होते हैं, जब भी फ्रेगमेंट्स वाला काम शुरू होता है आपके नेटवर्क के अंदर, तो उसको सबसे ज़्यादा टाइम दिया जाता है चैनल को अपने पास बाउंड रखने का, ताकि वो पूरी की पूरी फ्रेगमेंटेशन कोशिश की जाती है कि एक ही बार में ट्रांसमिट हो जाए, क्योंकि अगर पूरी फ्रेगमेंटेशन रिसीविंग साइड पे नहीं पहुंचेगी तो वो असेंबल नहीं हो पाएगी, असेंबल नहीं हो पाएगी तो वो फिर डाटा आगे जो भी एप्लीकेशन उसको इस्तेमाल करना चाह रही है उसके लिए यूजलेस रहेगा, जब तक ये पूरी की पूरी जो फ्रेगमेंटेशन है वो एंड तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है। अच्छा, इसके लिए एक ये जो रीट्राई काउंटर वगैरह चल रहे होते हैं, तो जब भी किसी भी पॉइंट के ऊपर जब कोई फ्रेम आपका लॉस होता है और उसका रीट्राई काउंटर की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, मतलब ये नहीं होता कि अब आपका एरर आई जा रहा है तो आप 1 1 1 1 1 1 1 ऐड करते जा रहे हैं, उसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है। जब आपकी वो मैक्सिमम लिमिट तक आपका एरर पहुंच जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने अपने नेटवर्क के अंदर वो लाइफ रख दी है कि मेरा अगर एरर रीट्राई काउंटर जो है वो 10 मैक्सिमम है, तो अगर वो एरर अकर होते 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 वो वैल्यू 10 तक पहुंचेगी, तो इसका मतलब है कि मेरे नेटवर्क में कोई खास किस्म की कोई कंजेशन आई हुई है, मेरा नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा, कोई इशू हुआ हुआ है, या मेरी नोड इस वक्त मेरी रेंज में से आउट हो गई है, वो मेरा सिग्नल रिसीव ही नहीं कर पा रही, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जब आपका ये जो लाइफ टाइम वाला जो काउंटर है, ये मतलब एरर रीट्राई काउंटर लाइफ टाइम, मैक्सिमम लाइफ टाइम के बराबर पहुंचता है, तो उस वक्त वो फिर सारी की सारी ट्रांसमिशन डिस्कार्ड कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फ्रेगमेंटेशन भिजवा रहा हूँ तो होगा ये कि अभी मैंने 4 पैकेट भिजवाए फ्रेगमेंटेशन के, 10 टोटल फ्रेगमेंट्स थे, और 5वें में एरर आना शुरू हो गया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, पहला एरर आया, रीट्राई की, दूसरी रीट्राई की, तीसरी रीट्राई की, होते होते जब 10वीं रीट्राई पे भी वो मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही, तो मैं पूरी की पूरी उस ट्रांसमिशन की जो नोड है उसको तोड़ दूंगा। अब वो फ्रेगमेंट नए सिरे से दोबारा से ट्रांसमिट होगी, ठीक है, क्योंकि अब ये शो ये हो रहा होगा कि मेरे नेटवर्क में कोई वाकई कोई मेजर इशू आया हुआ है जिसकी वजह से मेरी वैल्यूज आगे ट्रांसमिट हो ही नहीं पा रही, ठीक है। अच्छा, रिलायबिलिटी इसमें जिस तरह कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि रीट्रांसमिशन से होती है कि अगर आपने एक पैकेट भिजवाया और वो आगे नहीं पहुंच पाया, तो अब आप उसको भिजवाने का एक ही तरीका है कि आप उसको दोबारा से रीट्रांसमिट करवा दें, ठीक है। और जब भी ये स्टेशन ट्रांसमिट करता है फ्रेम, तो इसको एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए, वरना ये वही वाली बात पुरानी वाली सारी डिस्कस हो रही है कि ये क्लियर कर लेता है कि ये मेरा जो ट्रांसमिशन है ये फेल हो गई है और दोबारा से रीट्राई कर देता है उसको। और रीट्राई लिमिट, वो जो मैक्सिमम लाइफ टाइम है, अगर वहां तक पहुंच जाए रीट्राई की लिमिट और तब भी ये वाला काम ना हो पाए, यानी कि आपको एक्नॉलेजमेंट ना मिल पाए, तो फिर क्या होता है कि इसको पूरे के पूरे फ्रेम को डिस्कार्ड कर देता है, और जो भी हायर लेवल वाली लेयर होती है आपके OSI की, जो कि इसको डाटा भिजवा रही होती है, उसको बताता है कि जी आपका ये पैकेट किसी तरह से डिलीवर नहीं हो पाया, मतलब इससे ऊपर नेटवर्क लेयर होगी, तो नेटवर्क लेयर में जो भी ऊपर से TCP या UDP प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है उसको बता देगा कि आपका ये वाला पैकेट तो लॉस हो गया है, अब आप इसको दोबारा भेजें। मतलब पहले तो ये करता है कि अपने पास उस फ्रेम की कॉपी रख लेता है और उसको भिजवाता रहता है अपने पास, अपने लेवल के ऊपर, ठीक है, कैशे करके। लेकिन अगर हमारी मैक्सिमम लाइफ टाइम है 10 और 10 वाला नंबर रीट्राई काउंटर में अचीव हो जाता है, तो अब ये अपने पास से उस फ्रेम की कॉपी को डिस्कार्ड कर देगा और ऊपर वाले को भिजवा देगा कि जी आपका वो वाला जो पैकेट आपने मुझे भिजवाया था वो मैंने आगे डिलीवर नहीं किया, अब आप देख लें आपने इसके साथ क्या करना है। तो वो फिर प्रोटोकॉल अपने रूल्स के मुताबिक आइदर उसको दोबारा से इसको नई कॉपी प्रोवाइड करेगा और ये उसको रीट्राई करेगा, जो भी उसके अंदर कंडीशन होगी, क्योंकि UDP वगैरह बाज़ ऐसे होता है कि वो कोई फ्रेम लॉस हो भी जाए तो वो इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ऊपर वाली लेयर फिर उसको किस तरीके से हैंडल करती है। अच्छा, यहाँ पे
वही वाली बात जो हम देख रहे थे कि बेसिकली वो जो स्लॉट्स होती हैं या वो जो कंटेंशन विंडो होती है वो कैसे काम करती है। तो होता ये है कि अब आपका पिछला फ्रेम डिलीवर हो गया, तो सारी की सारी नोड्स जो हैं वो डिफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेंगे। इंटरफ्रेम स्पेसिंग जो सबसे बड़ी वाली इंटरफ्रेम स्पेसिंग होती है उतने अमाउंट ऑफ टाइम में वो वेट करेंगी। वेट करने के बाद अब पहली अटैम्प्ट है, ठीक है, कोई एरर कोई चीज़ अगर नहीं हुई, पहली अटैम्प्ट है, तो करेंगे ये कि मैंने डाटा ट्रांसमिट करना है, तो मैं प्रीवियस फ्रेम जब ट्रांसमिट हो गया, मेरा नैव की वैल्यू 0 सेट हो गई, तो मैं डिफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करूंगा। ठीक है, डिफ अमाउंट ऑफ वेट करने के बाद मैं एक रैंडम नंबर सेट करूंगा जो कि 1 से 31 तक होगा। ठीक है, इसका मतलब है मेरे पास 31 स्लॉट होंगे जिनमें से मैं रैंडमली कोई भी एक स्लॉट चूज कर लूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे 25 मिल गई, 25 नंबर आ गया मेरे पास, तो मेरे पास 25वीं स्लॉट बुक हो गई। ठीक है, अब होगा ये कि मैं 25 स्लॉट तक का जो टाइम होगा उतना टाइम वेट करूंगा। हम सपोज कर लेते हैं अगर एक स्लॉट का टाइम 1 माइक्रोसेकंड था तो मैं 25 माइक्रोसेकंड वेट करूंगा, और वेट करने के बाद चेक करूंगा कि अभी तक ये ट्रांसमिशन मीडियम अवेलेबल है, मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर मेरी नैव की वैल्यू 0 है तो मैं क्या करूंगा कि फौरन अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन अगर किसी वजह से किसी और का ने भी ट्रांसमिट करना था और उसने डिफ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद जब अपना रैंडम नंबर जनरेट किया तो उसका आ गया 15, तो वो तो 15 सेकंड के बाद ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगा। अब जब मेरी स्लॉट का टाइम रीच होगा तो मैं देखूंगा कि अब तो मेरे पास नैव की वैल्यू में कुछ इंक्रीज आ चुका है, इसका मतलब है कि अब नेटवर्क का मीडियम बिजी हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नई रीट्रांसमिशन में अब बजाय 31 के मैं 63 मतलब 64 की जगह 63 जो स्लॉट्स होंगी उनमें से कोई रैंडम नंबर चूज करूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर फिर दोबारा मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं 127 नहीं तो 255 नहीं तो 512 की जगह 511, ठीक है, स्लॉट्स होंगी उनमें से कोई एक नंबर चूज करूंगा। और अगर फिर भी नहीं होती तो फिर मैक्सिमम इसकी वैल्यू नॉर्मली 1023 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद जब तक मुझे स्लॉट का टाइम नहीं मिलेगा, मतलब मेरे पास वो एक्सेस मुझे नहीं मिलेगा मीडियम का, तब तक मेरे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट होंगी कंटेंशन विंडो की वो 1023 स्लॉट्स होंगी, और मैं बार बार उनमें से कोई एक रन टाइम पे चूज करता रहूंगा। ठीक है, इनको ऐसे डिजाइन करने का मकसद क्या है? इनका मकसद ये है कि अगर आपको स्लॉट नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि आपके नेटवर्क के ऊपर स्टेशन का लोड ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा स्टेशन है और उनमें से फिर बहुत सारे ट्रांसमिट करना चाह रहे हैं जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल पा रहा ट्रांसमिट करने का। ठीक है, तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी विंडो को बढ़ा देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा नेटवर्क है उसमें 50 नोड्स हैं तो ऑटोमेटिकली 31 में तो बहुत सारों का एक ही आ रहा होगा। ठीक है, और उनमें से बहुत सारी ऐसी भी होंगी जिनका शुरू में छोटा नंबर आ गया तो उन्होंने रीट्रांसमिशन स्टार्ट कर दी, तो वो उस विंडो को, उस कंटेस्ट विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर देगा। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलता तो उससे मजीद बड़ा कर देगा, अनलेस एंड अनटिल वो कंटेंशन विंडो के मैक्सिमम साइज तक पहुंचे। अगर मैक्सिमम साइज तक पहुंचेगी तो वो 1023 का साइज होगा। 1023 के बाद फिर जितनी बार भी वो ट्राई करता रहेगा वो 1023 स्लॉट्स के अंदर अंदर ही रहते हुए सिलेक्शन कर रहा होगा अपने इस विंडो की। इसमें कोई क्वेश्चन है? सॉरी, नहीं, जो ही आपकी ट्रांसमिशन हो जाती है, मतलब मुझे मिल गया ना, तो फिर जब मैं दोबारा से नेक्स्ट टाइम करूंगा तो वो फिर मैं दोबारा से 31 पे चला जाऊंगा। ठीक है, मतलब एक बार मैंने ट्रांसमिशन कर दी, खत्म हो गई, जब नेक्स्ट टाइम मैं ट्रांसमिट करने लगूंगा तो मैं फिर दोबारा 31 से स्टार्ट लूंगा। ये एक वक्त की रीट्राई की, क्योंकि देखिए नेटवर्क के ऊपर हर वक्त लोड नहीं होता। किसी वक्त हो सकता है कि काफी सारी नोड एट ए टाइम ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रही है तो आपको नहीं मिल रहा, लेकिन थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि अब काफी सारी नोड अब ऑफ हो गई, अपने डाटा ट्रांसमिट कर लिया है, तो अब आपके पास दोबारा से चांस है। तो जो ही आपकी मतलब एक नोड की, एक सेशन की ट्रांसमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जब दोबारा वो ट्रांसमिट करने की कोशिश करेगा तो 31 से दोबारा रीस्टार्ट करेगा। नहीं, 31 पे आ जाएंगे ना, आपको जहां पे भी मिला 31 से ही आपको मिल गया तो 31 पे रहेंगे। अगर आपको 1023 से भी मिला तो आप वापस 31 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, मतलब ये नहीं होगा कि वो एक स्टेप पीछे आ जाए, एक स्टेप आगे चला जाए, नहीं, वो वापस 0 वाले जो सेकंड लेवल है कि 31 वाला, वहां से स्टार्ट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब हम फटाफट इसकी देखेंगे अगले 10 मिनट के अंदर फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबली कैसे हो रही होती है। तो वही वाली बात है कि जो लार्ज पैकेट्स होते हैं और एक खास थ्रेशोल्ड से ऊपर होते हैं उनको फ्रेगमेंट कर दिया जाता है, और फ्रेगमेंट करने का मकसद ये होता है कि जब आपका पैकेट लॉस या कोई इशू अगर हो रहा हो तो वो पूरे के पूरे बड़े पैकेट के ऊपर लॉस ना आए और बड़े पैकेट को दोबारा से रीट्रांसमिट ना करना पड़े, बल्कि जो छोटे छोटे उसके चंक्स बने हुए हैं उनमें से 10 चंक है, उसमें से 2 लॉस हो भी गए,
ठीक है। तो खैर है हमें 2 ही रीट्रांसमिट करने पड़ेंगे, बजाय इसके कि हम पूरे का पूरा पैकेट बड़ा सा भिजवाने की कोशिश करें और वो बड़ा पैकेट लॉस हो जाए और देन दोबारा से हमें बड़े पैकेट को रीट्रांसमिट करना पड़े। उससे बेहतर है कि हम उसको फ्रेगमेंट कर दें और फ्रेगमेंट करने के बाद उसको चंक्स में भिजवाएं, और अगर उन चंक्स में से कोई एक आध मिस हो भी जाए तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस छोटे चंक को रीट्रांसमिट करना पड़े। ठीक है, नहीं देखो मैंने बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि जब आपकी लाइफ टाइम अचीव होती है तब वो पूरे का पूरा फ्रेगमेंट डिस्कार्ड होगा। ठीक है, 2 अलग अलग कंसेप्ट हैं। देखिए मेरे पास एक पैकेट था, मैंने उसके 10 चंक बना दिए, 10 फ्रेगमेंट बना दिए। ठीक है, उसमें से 1 भेजी, 2 भेजी, 3 भेजी, 4 भेजी, 5 भेजी, 5th के ऊपर एरर आ गया तो मैं क्या करूंगा, 5th को रीट्रांसमिट करूंगा और रीट्राई काउंटर को 1 कर दूंगा। ठीक है, फिर एरर आया, मैं फिर दोबारा उसको रीट्रांसमिट करूंगा, उस वाले फ्रेम को 5th वाले को, और अपने एरर काउंटर को 2 कर दूंगा। मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू थी 10। ठीक है, 3 तीसरे में भेजा, चौथी में भेजा, 5वीं में भेजा, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, लेकिन मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही। अब जब मेरा 10 लाइफ टाइम अचीव हो जाएगी ना, अब मैं पूरी फ्रेगमेंट को डिस्कार्ड कर दूंगा और उसे कहूंगा यार नहीं जा रहा, अब आगे से दोबारा भेजो। ठीक है, लेकिन अगर बिलफर्ज तीसरे रीट्राई के ऊपर मेरा वो पैकेट चला गया और उसकी एक्नॉलेजमेंट आ गई, अब मैं 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भेज के फ्रेगमेंट पूरी कर दूंगा। ठीक है, वो जो आप मैं कह रहा था वो मैं तब कह रहा था कि आपका लाइफ टाइम वाला रीट्राई काउंटर इक्वल टू लाइफ टाइम हो जाएगा, एट दैट टाइम फिर आपका वो पूरा पैकेट फ्रेगमेंट वाला डिस्कार्ड होगा, वरना नहीं। अच्छा, और वही वाली बात लिखिए कि फ्रेगमेंट टेक प्लेस व्हेन द लेंथ ऑफ द हायर लेवल पैकेट एक्सीड द फ्रेगमेंटेशन थ्रेशोल्ड, और उसके बाद वो उसके अंदर मुख्तलिफ फ्रेम में मतलब छोटे छोटे फ्रेम बन जाएंगे, छोटे छोटे चंक बन जाएंगे उस बड़ी फ्रेगमेंट के, और उन फ्रेम के ऊपर सीक्वेंस नंबर एड अप कर दिया जाएगा। उसके जो फ्रेम है उसके अंदर सीक्वेंस नंबर भी साथ, उसकी वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगी, ताकि जब वो एंड में पहुंचे तो वो उनको असेंबल करने में आसानी हो। वो सीक्वेंस नंबर जो हमारे जो रिसीविंग स्टेशन है वो भी सीक्वेंस नंबर के हिसाब से उन फ्रेगमेंट्स को आगे पीछे करके रीअसेंबल कर देगा। ठीक है, और इसके अंदर एक और फील्ड होती है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एक फ्रेम कंट्रोल की फील्ड होती है। ठीक है, और वो ये बता रही होती है कि अभी मजीद फ्रेगमेंट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, मतलब जो रिसीविंग साइड है उसको ये पता चल रहा होता है कि मैंने कब उन फ्रेगमेंट्स को रीअसेंबल करना स्टार्ट करना है। जब उसको पीछे से पैकेट आ रहे हैं जिसके अंदर वो बिट एक्टिव हुई है कि अभी मोर फ्रेगमेंट्स हैं, तो इसका मतलब है कि अभी इस 10 में से 5 पैकेट आए हैं, 5 अभी रहते हैं, 6वां आएगा, 7वां, 8वां, 9वां, इन पहले 9 पैकेट्स की मोर फ्रेगमेंट वाली बिट ऑन होगी। इसका मतलब है कि पीछे भी स्टिल पैकेट्स आ रहे हैं। जो ही आखिरी पैकेट 10वां नंबर का पैकेट आगे फॉरवर्ड होगा तो उसके अंदर उस बिट को 0 कर दिया जाएगा, मोर फ्रेगमेंट वाली, और जब ये रिसीवर साइड के ऊपर पहुंचेगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये अब आखिरी पैकेट था फ्रेगमेंट का, इसके बाद मजीद इस फ्रेगमेंट का कोई पार्ट नहीं रहा। अब वो उनको सीक्वेंस नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके एक बड़ा पैकेट बनाएगा और हायर लेयर को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, और ये जो फ्रेगमेंट्स होती हैं नॉर्मली एक बर्स्ट की फॉर्म में भेजी जाती हैं। मतलब है कि जब आप फ्रेगमेंटेशन के हवाले से ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं तो फिर ये मीडियम को छोड़ती नहीं है जब तक ये पूरे का पूरा फ्रेगमेंट एक ट्रांसफर ना हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला इशू आ रहा है, देखें कि अब हम फ्रेगमेंटेशन की यहाँ पे ना ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं तो होगा ये कि सेंडर ने RTS भेजा, सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम वेट करने के बाद उसका CTS आ गया। और देखें जब सेंडर ने RTS भेजा था तो इसने पहली फ्रेगमेंट, मतलब इसने इसको पता था कि इसके बाद मुझे जवाब में CTS आना है, फिर CTS के बाद मैंने फ्रेगमेंट 0 भेजनी है, जो मैंने उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, उस पैकेट को 3 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया था, तो मैंने फ्रेगमेंट 0 भेजनी है और उसके बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट आनी है। तो वही वाला हम सपोज कर लेते हैं कि हर स्टेप 5 माइक्रोसेकंड ले रहा है। ठीक है, तो इसने 15 माइक्रोसेकंड के लिए नैव को सेट करके RTS भेज दिया। ठीक है, नीचे नैव की वैल्यू आ रही है, तो हुआ है कि जब RTS सेंड हुआ तो पूरे नेटवर्क के ऊपर नैव की वैल्यू सेट होगी सपोज 15 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड पर ऑपरेशन। इसने पूरी ट्रांसमिशन के लिए उसको बुक नहीं किया, उसने सिर्फ पहली फ्रेगमेंट या पहले फ्रेम की डिलीवरी तक का टाइम सामने रख के नैव को सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब रिसीवर ने CTS सेंड किया तो उसको पता था कि यार 5 सेकंड तो गुजर गए वो CTS वाले, तो उसने नैव की वैल्यू में क्या लिख के भेज दिया, 10। ठीक है, टोटल 15 थे जिसमें से 5 सेकंड CTS के थे, 5 सेकंड फ्रेगमेंट के थे और 5 सेकंड
एक्नॉलेजमेंट के थे, ठीक है। तो जब सेंडर ने भेजा तो अगले तीनों काम अकर होने थे, तो उसने 15 सेकंड के लिए बुकिंग की नेटवर्क की, नेव को 15 सेट कर दिया। जब रिसीवर को आरटीएस मिल गया, उसने सीटीएस भिजवाना है, तो उसको पता है सीटीएस तो मैं भिजवा रहा हूँ, इसके बाद दो ही काम रह गए, एक फ्रेगमेंट आएगी और एक उसके बाद मैं एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, तो उसने 10 सेकंड के लिए नेव को सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जब सेंडर को सीटीएस मिला यहां पे, अब उसने फ्रेगमेंट 0 भिजवाई, ठीक है। जब वो फ्रेगमेंट 0 भिजवाएगा तो अब उसको पता है कि मैं फ्रेगमेंट 0 भिजवा रहा हूं, उसके बाद मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, उसके बाद मैं फ्रेगमेंट 1 भिजवाऊंगा और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, ठीक है। तो अब वो उसके अंदर वैल्यू सेट करके भेज देगा 15 की, ठीक है। फिर दोबारा से 15 कैसे, कि वो ये फ्रेगमेंट भिजवा रहा है तो उसको पता है कि मैं फ्रेगमेंट तो भिजवा रहा हूं, ठीक है। तो ये वाले 5 सेकंड तो हो गए। उसके बाद इसकी मुझे एक्नॉलेजमेंट आएगी तो 5, फिर मैं अगली फ्रेगमेंट भेजूंगा तो 5, और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी तो 5। अब वो नेव को अपडेट कर देगा। इसका मकसद ये है कि अब ये मीडियम को छोड़ नहीं रहा, क्योंकि इसने फ्रेगमेंटेशन पूरी की पूरी एक ही ट्रांसमिशन के अंदर भेजनी है, तो अब ये मीडियम को ना छोड़ने के लिए अपने नेव की वैल्यू को मजीद अपडेट कर लिया। पहले इसने कहा था 15 सेकंड के लिए मुझे बुक कर दो नेटवर्क, अब जब उसको 15 सेकंड के लिए मिला तो अब उसने नेव की वैल्यू को मजीद 15 सेकंड के लिए एडअप करके भिजवा दिया फ्रेगमेंट 0 वाले पैकेट में, ठीक है। अब जितने भी आसपास के स्टेशन होंगे उनको जब ये वाला पैकेट मिलेगा और उनके पास नेव का काउंटर में 7, 8, 6 इस तरह को चल रहा होगा, ठीक है, तो अब वो उसको दोबारा से 15 सेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो रिसीवर है वो एक्नॉलेजमेंट भिजवाएगा, तो उसको पता है कि अब आगे एक ही काम रह गया, एक फ्रेगमेंट आनी है, फ्रेगमेंट 1, और एक एक्नॉलेजमेंट आनी है, तो वो उसको 10 सेकंड के लिए नेव की वैल्यू को सेट करके एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो जितने जो आसपास स्टेशन होंगे जिनको एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट 0 वाला, वो मजीद 10 सेकंड के लिए अपनी नेव की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जब सेंडर को एक्नॉलेजमेंट 0 मिलेगी तो अब वो फ्रेगमेंट 1 भिजवाएगा, ठीक है। फ्रेगमेंट 1 भिजवाएगा, उसको पता है कि मेरे पास अभी मजीद एक फ्रेगमेंट रहती है, ठीक है, तीसरा पैकेट रहता है मेरी इस फ्रेगमेंटेशन का जो मैंने भिजवाना है। वो फिर से फ्रेगमेंट 1 के अंदर 15 सेकंड का नेव डाल के भेज देगा, ठीक है। जितने भी सेशन होंगे उन सब के लिए 15 सेकंड का नेव सेट हो जाएगा, ठीक है। उनके साथ जो ही नेव सेट होता है साथ ही उसमें काउंट डाउन शुरू हो जाता है, मतलब उसको 15 सेकंड मिले तो साथ ही 1 माइक्रो सेकंड के बाद वो कहेगा 14, 13, 12, ठीक है, अनलेस उसको फिर दोबारा से कोई और अपडेट ना करते जिस तरह ये लोग कर रहे हैं। तो अब होगा ये फ्रेगमेंट 1 वाले केस में सेंडर 15 सेकंड का टाइमर फिर डाल के भिजवा देगा, ठीक है। और ये जब रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको पता है कि अब मैं एक्नॉलेजमेंट भिजवा रहा हूँ, फ्रेगमेंट 1 की एक्नॉलेजमेंट 1 भिजवा रहा हूँ, इसके बाद आगे 2 ही ऑपरेशन रह गए हैं, फ्रेगमेंट 2 का और एक्नॉलेजमेंट 2 का फिलहाल। तो वो 10 सेकंड का उसी तरह से नेव सेट करके भिजवा देगा, ठीक है। अब जब सेंडर के पास एक्नॉलेजमेंट 1 पहुंचेगी तो वो देखेगा कि मेरे पास फ्रेगमेंट 2 के बाद कोई और फ्रेगमेंट है या नहीं, तो उसको पता चलेगा कि नहीं, मेरे जो फ्रेगमेंटेशन थी, जो मैंने पैकेट बड़े वाले पैकेट की थी, वो सिर्फ 3 हिस्सों पे मुश्तमिल थी। फ्रेगमेंट 1 0 भी मैंने भिजवा दिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे मिल गई, फ्रेगमेंट 1 भी मैंने भिजवा दिया, उसकी एक्नॉलेजमेंट मुझे आ गई है। अब मेरे पास आखिरी फ्रेगमेंट है जो मैंने भिजवानी है और उसकी मुझे एक्नॉलेजमेंट आनी है, तो अब वो क्या करेगा, वो सिर्फ 10 सेकंड का नेव सेट करके भेजेगा, ठीक है। और वो जो आपका रिसीवर है वो अब चूंकि उसके पास मतलब वो वाला काम आ गया, 10 सेकंड में से 5 सेकंड वाला पैकेट उसके पास पहुंच गया है, फ्रेगमेंट 2 पहुंच गई है। अब उसको पता है कि मैंने सिर्फ एक्नॉलेजमेंट भेजनी है, तो वो 5 सेकंड के लिए बुक करेगा, 5 माइक्रो सेकंड के लिए नेव की वैल्यू सेट करेगा और रिसीवर को वापस पहुंचा देगा। अब होगा ये कि जब रिसीवर और सेंडर, मतलब रिसीवर एक्नॉलेजमेंट 2 सेंड करेगा और सेंडर को एक्नॉलेजमेंट 2 मिल जाएगी, तो इतनी देर में अब नेव की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यहां तक हमारी पूरी फ्रेगमेंटेशन की ट्रांसमिशन कंप्लीट हो गई, ठीक है। इसके बाद सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम लैप्स होगा, ठीक है। अब सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम तक चूंकि सेंडर के पास भी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है तो वो मजीद कोई डाटा नहीं भेजेगा, तो सिर्फ अमाउंट अकर होने के बाद ऑटोमेटिकली डिफ वाला पीरियड एक्सपायर होगा। जो ही डिफ वाला पीरियड एक्सपायर होगा और इस वक्त तक सारे सेशन देख रहे होंगे कि हमारा नेव 0 हुआ, कोई मजीद नेव की रिक्वेस्ट नहीं आ रही, कोई मजीद नेव की रिक्वेस्ट नहीं आ रही, तो जो ही डिफ अमाउंट ऑफ टाइम एक्सपायर होगा तो सारे के सारे वो कंटेंशन विंडो वाली सेटिंग करेंगे, 31 स्लॉट्स में से कोई एक स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे और वेट करेंगे और उसके बाद फिर वही वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी फ्रेगमेंटेशन के अंदर ट्रांसमिशन कैसे होती है कि जब एक बार
फ्रेगमेंटेशन वाले पैकेट को सेंड करने के लिए कोई सेंडर अपना नेटवर्क का मीडियम बुक कर लेता है, तो बुक करने के बाद फिर वो क्या करता है कि फिर वो सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद दोबारा से अगली फ्रेगमेंट सेंड कर लेता है। और चूंकि बाकी सारे जो ट्रांसमीटर्स होते हैं उन्होंने डेफ अमाउंट ऑफ टाइम तक के लिए वेट करना होता है, उनकी मजबूरी होती है, तो ये चूंकि सेफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद जल्दी से अपना नया एक पैकेट भिजवा देता है और उसके अंदर नई वैल्यू नैव की सेट कर देता है, तो बाकी सबको ट्रांसमिशन मीडियम का एक्सेस नहीं मिल पाता अनलेस उसकी पूरी फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो जाए। जो पूरी फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट होती है फिर डेफ अमाउंट ऑफ टाइम के बाद सारे के सारे वो 31 स्लॉट के ऊपर कंटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। सवालात नहीं? टीसीपी और लेयर पे काम कर रहा होता है, ये और लेयर पे काम कर रहा होता है, तो इन दोनों के एक्नॉलेजमेंट में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, हो सकता है कि इसके ऊपर भी प्रोटोकॉल टीसीपी चल रहा हो, या ये भी पॉसिबल है कि यूडीपी चल रहा हो। ठीक है, अब आप यूट्यूब देख रहे हैं तो माइट भी वो यूटीपी के ऊपर ट्रैफिक आ रही हो। ठीक है, और अगर आप जीमेल वगैरह कोई काम कर रहे हैं कोई इस तरह का डाटा वाला, तो वो शायद टीसीपी चल रहा हो। तो दोनों सूरतों में हो सकता है कि उस लेयर के ऊपर कुछ पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट होनी हो, कुछ की ना होनी हो, लेकिन वायरलेस में हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट होगी, क्योंकि वो लेयर्स अलग है, ये लेयर अलग है। ठीक है, इसने हर पैकेट की एक्नॉलेजमेंट, हर फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट इसको चाहिए, सवाए मैनेजमेंट फ्रेम की। लाइक सीटीएस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, आरटीएस की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, वरना इन वाले सारे पैकेट की एक्नॉलेजमेंट होगी। कोई और क्वेश्चन? थैंक यू।